Hello everyone. I hope all of you are doing good. So today we start with a new topic, that is job analysis and job design. अब to begin with, सबसे पहले तो जानने का ज़रूरी है कि जॉब होता क्या है. वी नो व्हाट इज़ जॉब. काम, किसी भी तरह का जब आप काम कर रहे हैं तो उसे आप जॉब कहते हैं. सो बेसिकली इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई भी असाइनमेंट जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, जो हर एक में डिफरेंट हो या एक हो, जो भी काम करने दिया जा रहा है उसे आप जॉब एनालिसिस कहते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है आपका ग्रुप ऑफ पोजीशंस अलग अलग होता है, और हर एक का जो भी जॉब आदमी करता है, जो भी जॉब एम्प्लॉय करता है, तो उसका उसके ट्रेडमार्क के हिसाब से या उसके जॉब के हिसाब से उन्हें एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, उन्हें एक काम बोला जाता है. जैसे वो प्यून है, क्लर्क है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, जो भी है. और जिस तरह का जॉब प्रोफाइल उनका होता है उसी तरह की उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क रेगुलरली असाइन किया जाता है. ये हो गया पहले जॉब, राइट. अब नाउ व्हाट इज जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी जॉब, कोई भी काम जो आदमी कर रहा है, जो एम्प्लॉय कर रहा है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट जॉब. उस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या उसके लिए डिग्री चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट जॉब इज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जॉब एनालिसिस करना. जॉब मतलब काम, और एनालिसिस मतलब एनालाइज करना पूरे अच्छे से. तो जब आप उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब को पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या उसका काम हो रहा है, क्या क्या उसको ज़रूरत है, ये सारे चीज़ जॉब एनालिसिस में आते हैं. Job analysis, according to Jones and Decotes, they say it is getting information about job. ठीक है. स्पेशली कैसे वो वर्कर क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो काम करने के लिए उसे क्या स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, what are the relationship, what are the physical demands, what are the environmental conditions, everything comes under the purview of job analysis. According to Flippo, वो कहते हैं कि जॉब एनालिसिस होता है प्रोसेस. क्या चीज़ का प्रोसेस? स्टडी करने का और गैदर करने का इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दी ऑपरेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस जॉब के बारे में. द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एनालिसिस आर जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस. इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं. अभी हॉबर्ट जी हेरमैन ने कहा है कि एक जॉब क्या होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टास्क विच इज़ परफॉर्म बाय अ सिंगल एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय को कोई भी सारा टास्क जो उसको करना पड़ता है ताकि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जनरेशन हो सके, उसे जॉब कहते हैं. अब मान लीजिए कोई मैकेनिक अगर कार फैक्ट्री में अगर वो काम कर रहा है टायर बनाने का, तो वो उसका जॉब है. या एक नर्स एक हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तो ये उनका जॉब है. एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक सर्विस कर रहा है, लेकिन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपना अपना जॉब कर रहे हैं. और जॉब एनालिसिस होता है एक कार मैकेनिक का जो कार बना रहा है, तो उसने क्या क्या काम किया, उसका क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए. और एक नर्स जो काम कर रही हैं, तो उनका क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या भी वो काम कर रहे हैं. दैट कम्स अंडर जॉब एनालिसिस. अब देखिए, दो टाइप का चीज़ होता है. जब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो दो चीज़ निकल के आते हैं. एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की पोस्ट खाली होती है. ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है कि वो उन्होंने इसमें अखबार में दिया एक एडवर्टीजमेंट कि वी नीड अ मैनेजर फॉर द जॉब, राइट. इफ दे गिव द एप्लीकेशन कि जो भी वो दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट, नॉट एप्लीकेशन, एडवर्टीजमेंट, दे नीड अ जॉब. तो वो क्या करते हैं, पहले उन्हें स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं कि मैनेजर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसका टाइम ऑफ वर्क होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उसका जो भी वट एवर इज़ रिक्वायर्ड. और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होएगी, वो उनका काम करने का ड्यूरेशन कितना होगा, उनका कहाँ पे रहेंगे, क्या चीज़, वो जो उनका बेसिक काम है वो सारा उनके डिस्क्रिप्शन में करते हैं. ठीक है. इसके बाद आप देखिए जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि वाई डू वी बेसिकली डू जॉब एनालिसिस.
तो पहला है कि जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है। ये हम लोग एक चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पूरा वीडियो डिस्कस किया हुआ है, साथ ही साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं गूगल ड्राइव में, आप डाउनलोड चाहे तो कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि आप जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जॉब अवेलेबल है, और साथ ही साथ पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कैसा ह्यूमन रिसोर्स विद व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. See, recruitment and selection we'll study in the next chapter. But the thing is, one thing you should really know is recruitment and selection are two different process, right? रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब जॉब एनालिसिस के बाद आता है, जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हैं कि आप निकाल लेते हैं कि मेरे को एक जॉब करने के लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब चीज़ आप डिसाइड कर लेते हैं, तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जाते हैं ताकि राइट लोगों को राइट जॉब के लिए ले सकें। और ये राइट जॉब आप जो लेंगे ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें वो दे सेंड आउट इन्विटेशंस फॉर अप्लाइंग ऑफ कैंडिडेट्स, एंड सिलेक्शन इज द प्रोसेस कि उसमें से सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस जब होता है तो आपने डिसाइड कर लिया कि जॉब के एनालिसिस के क्या प्रोडक्ट हुए, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। जब पूरा प्रॉपर एनालिसिस हो गया और एक डिस्क्राइब करके आपने निकाल लिया कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किसी भी आदमी को दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स, व्हेन दे डिसाइड दी सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स, तब उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट जो है एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाता है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाना है, तो उनको क्या ट्रेनिंग डेवलप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या उनका जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको इन द इंडक्शन प्रोसेस उनको क्या सिखाना पड़ेगा, उनको किस टाइप की ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए जॉब इनलार्जमेंट करना पड़ेगा, जॉब एनरिचमेंट करना पड़ेगा, आखिर क्या करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वी आर डिस्कसिंग डिस्कसिंग दैट व्हाई आर वी डूइंग जॉब एनालिसिस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़रूरी है उनका काम, तो काम करें, तो काम करके हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आया, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट आया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आया, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आया। जब जॉब एनालिसिस आप कर रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई अबाउट स्किल्स एंड क्वालिटीज़ एक जॉब करने के लिए, तो मैनेजमेंट एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बना पाएगा या इंडक्शन प्रोग्राम बना पाएगा, ताकि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनको प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड कर सके और उन्हें प्रॉपर प्लेस पे जहाँ भी वो काम करने लायक है, जो भी वो काम कर सकते हैं वहाँ पे वो प्लेस कर सकें। इसके बाद आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट ग्रेड्स, तो हर एक ग्रेड वाली ग्रेड A, B, C, D, E जो भी होता है, तो हर एक ग्रेड का आप देखेंगे कि जो उनका जॉब प्रोफाइल होता है वो अलग होता है, साथ ही साथ उनको पर्क इंसेंटिव्स जो दिया जाता है वो अलग होता है, उनको फैसिलिटीज़ जो दिए जाते हैं वो अलग होता है, उनको जो सैलरी पैकेज दिया जाता है वो अलग होता है। तो क्या होता है जॉब एनालिसिस में, जो इवैल्यूएशन में कुछ स्पेसिफिक, there are certain ways we studied later on in this chapter, there are certain ways कि जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि आखिरकार किस ग्रेड का जो लोग है उसका कैसा स्किल लेबर है, कैसा लेबर है, और उस हिसाब से उनकी सैलरी वगैरह डिफाइन की जाती है। इट इज़ बेसिकली रिलेटिव वर्ड डिफाइन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द जॉब एनालिसिस। इसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एक होता है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आपके मिड सेम्स हैं, 30 मार्क्स इज़ योर मिड सेम का एग्ज़ाम फुल मार्क्स, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? इट फिक्स इज 30, यू गिव द एग्ज़ाम, यू गेट 25, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड से डेविएशन हो गया 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स से जो आपका डेविएशन हो गया, तो कैसे कौन डिसाइड करेगा कि हम कैसे देखें इसको ठीक करें? तो आप कोशिश करेंगे, आप भी, साथ ही आपके टीचर्स भी, कि हम कैसे ये 5 को अभी इसको भरे गैप, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल 30 जब बेंच मार्क है और किसी एक और बंदे को अगर 30 आ रहा है तो मेरे को भी 30 आना चाहिए, राइट।
सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का जो एक्चुअल वो परफॉर्मेंस कर रहा है और एक स्टैंडर्ड वन ले रहा है, स्टैंडर्ड वन जो उसे एक्सपेक्टेड है, मान लीजिए किसी ने ऐसे ही काम कर रखा है या जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस आदमी को क्या स्टैंडर्ड वो उसका होना चाहिए, और उस हिसाब से उस जो काम करता है, मान लीजिए उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है, वेल एंड गुड। स्टैंडर्ड से कम कर रहा है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करो या जो भी तरीका है उसको ठीक करने का। स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है भैया, उसकी आप प्रमोशन करो, उसको अप्रेज करो, उसका आप अवार्ड दो, आप उसको कंट्रीब्यूशन के लिए उसको ये कुछ बोनस इंसेंटिव्स दो। दैट इज़ व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय खुद का अपना का भी करता है, उसके सीनियर्स भी करते हैं, उसके पीयर्स भी करते हैं, उसके जूनियर्स भी करते हैं, राइट। देन इज आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है जब जॉब एनालिसिस होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें प्रॉपर एफिशिएंसी के लिए, वो एक प्रॉपर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है टू द ह्यूमन रिसोर्स, जो आपने बताया था, जो इन्वेंट्री जो वो लोग मेंटेन करके रखते हैं पर्सनल का, पर्सनल मीन्स ह्यूमन बींग्स, तो वो जो इन्वेंट्री वो मेंटेन करके रखते हैं वो कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। देन एंड से हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जॉब एनालिसिस जब हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको ये भी बताया जा रहा है, आप सब चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें सब चीज़ एनालाइज कर रहे हैं कि वो अगर किसी हेजार्डस या डेंजरस जगह में उनको काम करना पड़ रहा है, बिकॉज यू सी लाइक माइंस, राइट। तो माइंस वी नो इट इज़ डेंजरस, वी नो इज हेजार्डस, लेकिन क्या है ना, वो इनएविटेबल है। लोग माइंस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं। अभी जैसे बाहर है भाई, जैसे अभी हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस वाला और जो पुलिस पुलिस जो वो लोग काम कर रहे हैं, दे नो इट इज हैजार्डियस बट स्टिल दे आर वर्किंग, नो। तो क्या होता है जब जॉब एनालिसिस होता है तो वो सारे इस कंडीशंस को स्टडी करता है, जो भी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी है सारा चीज़ स्टडी करता है, और कोशिश यही करता है कि मैक्सिमम तरीके से जो भी अनहेजार्डियस कंडीशंस है उसे मिनिमाइज किया जा सके, राइट, ताकि जितने जो भी हो सके पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो जाए। देन मीनिंगफुल एंड साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। देखिए, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया वाया वेरियस इंटरव्यूज एक्सेट्रा, उसमें से फिर आपने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन करने के बाद जो आदमी जिस काम के लिए आपको ठीक लगता है, जिस जॉब के लिए, जिस पोजीशन के लिए ठीक लगता है, वहाँ पे आप उसे प्लेस करते हैं। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। देखिए, एज आई सेड दैट इज अ मैनेजर का वैकेंसी इज रिक्वायर्ड, तो आपको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। तो आप एडवर्टीजमेंट जब कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट निकल सकता है, अ मैनेजर रिक्वायर्ड with experience of 15 years, with the qualification of so and so, with इतना सैलरी पैकेज जो है आप प्रॉपरली देते, तो कोई भी नहीं आता, आप पहले ही स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्पसफुल इंटरव्यूज एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब जॉब स्पेसिफिकेशन आपको पता है कि मान लीजिए हैजार्डस कंडीशन में काम करना है, या फिर मान लीजिए माइंस में काम करना है, या कोई भी ऐसे जगह में काम करना है, या कोई स्ट्रेसफुल प्लेस में काम करना है, तो पहले ही फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ह्यूमन बींग्स को, जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता है कि हमको कैसे इंटरव्यू लेना है, और जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उन्हें ही पता है कि हमको क्या किस जगह में कैसे में काम करना है। तो क्योंकि हमने पहले ही जॉब एनालिसिस कर लिया है, उसके बारे में हमें सब कुछ पता है, तो हम लोग जो भी अप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल जो भी आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम एम्प्लॉय को प्रॉपरली कन्वे भी कर सकते हैं कि आपका जब आप काम करने आएंगे तो ये कंडीशंस में आपको काम करना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतने बजे आना है, आपको इतने बजे जाना है, दीज आर द रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, दिस इज़ द वर्क यू हैव टू डू। ये नहीं कि ज्वाइन करने के बाद फिर द एम्प्लॉय सेइंग नहीं नहीं आपने तो ये बात नहीं बताई काम करने की, आपने तो वो बात नहीं बताई। तो आप जॉब एनालिसिस में सब चीज़ देख लो कि क्या क्या काम करने का है, and then you tell that person that no, these are the work that you have to do, and the person has to perform accordingly. Then is the performance appraisal, ये तो फिर से रिपीट हो गया। then is the मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आगे आपका मैन पावर ट्रेनिंग इज डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आप डेवलप कर रहे हैं। देन जॉब डिज़ाइनिंग विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हो गए, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जॉब करने के लिए आपको 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कैसे, एक मैनेजर हो गया, उसके बाद सीईओ हो गया, देन सीएफओ हो गया। तो क्या होता है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, सीईओ हो गया, तो हर एक का ना अलग अलग जॉब डिज़ाइन हो जाता है।
कि वो जॉब डिज़ाइन में तो फिर इट बिकम्स ईजियर कि वो ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑपरेशन वाला सारा देखेगा, या जो भी कर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूशन का, या जो भी मैनेजर्स रिलेटेड सारा काम देखेगा, तो जॉब डिज़ाइन उस तरह से हो गया। नेक्स्ट इज द करियर प्लानिंग। अब देखिए जॉब एनालिसिस होता है जब वो भी अच्छे से, वो देखिए वो भी रिलेटेड है करियर प्लानिंग से, क्योंकि जब बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, तो ये इट गिव्स वर्सेटाइल करियर अपॉर्चुनिटीज। कोई आदमी जब आ रहा है तो वो उसको पता है कि वो क्या काम करने आ रहा है, वो ये काम कर रहा है, काम करते करते वो काफ़ी स्किल्स भी अपने अंदर ले रहा है, ही इज़ लर्निंग, दिस इज़ रियली गुड। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। हमने पढ़ लिया जॉब एनालिसिस, जो हमने इसमें अभी तक पढ़ा जॉब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वी स्टार्टेड व्हाई डिड वी डू जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला है कि कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि सी the most important thing is the organization at the end of the day is operating in nature, right? Environment, ये environment पे भी हम एक लेक्चर बनाएंगे later on, but it is operating in its environment, and now environment keeps on changing. आज कुछ है, कल कुछ और है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब प्रोफाइल में एक समय में कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और वही चेंज हो जा रहा है अगर मान लीजिए 10 साल बाद, क्योंकि आफ्टर 10 years गैप दे से इट इज़ अ जनरेशन शिफ्ट, तो आफ्टर 10 years गैप वो फिर चेंज हो जा रहा है। तो क्या होता है, कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी काम करना है तो करना है। तो आपका जॉब एनालिसिस का जनरल लोगों ने यही तरीका अभी तक ढूंढ निकाला है। पहला बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जॉब एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल जॉब एनालिसिस मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस जॉब को लेके जितने भी इंफॉर्मेशन आप सब इकट्ठा कर लो, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर जॉब में क्या चाहिए, उसका क्लास जनरली क्या होता है कि हाउ द पर्टिकुलर जॉब इज़ रिलेटेड टू अदर जॉब, उसका क्लास स्पेसिफिकेशन, जनरल रिक्वायरमेंट उस जॉब के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल जॉब एनालिसिस इज, आप ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब्स हैं उसको प्रॉपरली आप एनालाइज कर लें। सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर एनालिसिस। जब ये देखिए एनालाइजिंग ऑफ ऑल द जॉब इज ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो आप क्या करते हैं कि आप इस पर्पस के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ उनके बारे में स्टडी कर लें। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही नया खुल रहा है, तब तो आपको हर एक पोजीशन के लिए आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि इस जॉब के लिए इतना इतना ये चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो एक्सपैंड कर रहा है या डाइवर्सिफाई कर रहा है, या फिर कोई भी जॉब वाला को आपको उसका प्रेस करना है या परफॉर्मेंस, तो आप क्या करेंगे उसमें से, क्योंकि आप सबको नहीं स्टडी कर सकते, दे आर 1000 एम्प्लॉयज, यू कैन नॉट स्टडी एवरी एम्प्लॉय। सो व्हाट यू डू इज यू टेक अ सैम्पलिंग, इसमें करते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स को आप उठाते हैं और फिर उसके बाद उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। देन कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस। जब आपने पहले ऑर्गेनाइजेशनल आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस था आपने रिप्रेजेंटेटिव जॉब देख लिया, तब आप उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। आप कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं उस जॉब में कि कौन क्या कर रहा है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चनर पूछे कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स मेथड्स आई विल डिस्कस लेटर। और उसके बाद आप अलग अलग तरीके हैं, और आपको ध्यान देना है कि आप कौन से जॉब के लिए पूछ रहे हैं। मान लीजिए एक लोअर ग्रेड का जॉब है, तो आप उसे इंटरव्यू लेने जाओ या उसे क्वेश्चन बनाने जाओ, तो वो क्वेश्चन बना दे तो वो शायद नहीं बता पाए, या कुछ अपना मालिक को प्लीज़ करने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल दे। या इवन एंड इफ़ यू गो टू अ वेरी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव व्हेन यू आस्क देम टू क्वेश्चन देम फॉर 15 minutes or 20 minutes, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको देखना है कि आप यू हैव टू फाइंड आउट वेज, द जॉब एनालिसिस का काम ही यही है, टू फाइंड आउट वेज कि बेस्ट कौन सा सूटेबल सिचुएशन है जॉब करने का। देन उसके बाद होता है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करो। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट जिसमें उसके टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उसके काम करने के लिए, उसको इफेक्टिव जॉब करने के लिए परफॉर्मेंस की जरूरी है, वो सारा चीज़ उसको लिखना है। जब उसे जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लिया तो जॉब स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि क्या उसका, एज आई ऑलरेडी सेड, कि क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, स्पेसिफाई, एकदम स्पेसिफाई करना कि मुझे यही यही चीज़ों की ज़रूरत है। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वट एवर आई जस्ट सेड कि जॉब एनालिसिस के लिए क्या होता है। प्रोसेस, पहले आप ऑर्गेनाइजेशनल जॉब एनालिसिस करते हो, सिर्फ सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स,
डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन होता है. अब व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब? नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब. ठीक है, तो जॉब का क्या है कि एक आदमी जो भी जॉब एनालिसिस जिसको भी काम दिया गया है जॉब का, किसी भी पर्टिकुलर जॉब का डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे तरीके हैं. पहले ऑब्जर्वेशन देख के कर सकता है. दूसरा इंटरव्यू, बहुत सारे तरीके हैं वो इंटरव्यू लेने के वो कर सकते हैं. तीसरे क्वेश्चनेयर, कि आप एक क्वेश्चनेयर बना के दो और आप सुपरवाइज़र को बोलो या किसी को बोलो कि आप फिल कर दो क्वेश्चनेयर अपने से, या उनसे पूछो और आप उनके बदले फिल कर दें. चेकलिस्ट होता है, येस नो ट्रू फॉल्स टाइप कुछ का प्रोवाइड करना. देयर इज़ नो सब्जेक्टिव जजमेंट्स. टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड होता है कि जिसमें आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और यू कॉल ऑल दी सुपरवाइजर्स जिसको बहुत नॉलेज है एक जॉब के बारे में, और उनसे आप एक डिस्कशन करते हैं. डायरी मेथड कि आप एक भी जॉब होल्डर्स को क्या होता है, उनको एक दिया जाता है एक डायरी जिनमें उनको दिन भर में उन्होंने क्या काम किया है उनको डिटेल में लिखने का होता है. राइट. सो इसमें डिटेल का लिखने के बाद जॉब एनालिसिस जो है आफ्टर 1 month 15 days और वट एवर द टाइम में भी वो उसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आर सर्टन क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स. क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में पहला आता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है. पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन में क्या होता है कि जॉब एनालिसिस जो होता है वो पर्सन ऑलरेडी एक्वेंटेड है उस जॉब के लिए. ठीक है, उसके बाद वो एक क्वेश्चन डिज़ाइन करता है और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है. डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर, इसमें स्टैंडर्डाइज मेथड है फॉर रेटिंग, क्लासीफाइंग एंड कंपेयरिंग वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ जॉब बेस्ड ऑन डेटा, पीपल एंड फाइंडिंग्स, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज प्रोसीजर होता है. देन इज द फंक्शनल एनालिसिस. इट इज़ अ मेथड ऑफ क्लासीफाइंग जॉब विच इज़ सिमिलर टू आपका जो पहला वाला DOL है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कॉन्फ्रेंस. एंड इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको अलग अलग नहीं करता हर एक जॉब का डेटा को, बल्कि इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वो लोग क्या रीजनिंग अप्लाई कर रहे हैं, किसी में जजमेंट ले रहे हैं, वर्बल फैसिलिटी क्या क्या है, जो वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट इज वी सी द डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि आप उस जॉब के बारे में जितना भी चीज़ है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, डिस्क्राइब करना. राइट. आप उसका क्वालिफिकेशंस नहीं बोल रहे, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, ध्यान से सुने, क्या काम कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना, ये आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है. अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि आप उसको बोल सकते हैं कि आप ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करो. दूसरा है कि वाई आर वी, क्योंकि ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन के लिए, या उसको प्लेसमेंट के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनका करियर पाथ बनाने के लिए, उनका वर्क स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए, उनके काउंसिल करने के लिए, या उनकी अथॉरिटी बढ़ाने घटाने के लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन जैसे हमने कहा कि आप उनके मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन, कि वो उस जॉब होल्डर को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना जो है मिनिमम उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, उसकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा जजमेंट एट्रीब्यूट्स, जितना भी है जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड जो उसका जो वट एवर डेटा इट इज़ कॉल्ड कम्स अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन. राइट. अब इसका क्या ज़रूरत है? इसका ज़रूरत इसलिए होता है, सीधे हियर दे से दैट जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब होल्डर्स. अभी क्यों जॉब स्पेसिफिकेशन ज़रूरत होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन ज़रूरत होता है आपका पर्सनल प्लानिंग, HRP में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, किसी को हायर करने में, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, जॉब इवैल्यूएशन में, हेल्थ सेफ्टी, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, वर्क शेड्यूल करने में, करियर प्लानिंग, सब चीज़ में जॉब स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. अब आप देखें, जैसे आपका है डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जब देखिए आप भी, दिस इज़ अ कंपेरेटिव चार्ट विच इज़ गिवन विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जॉब डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चाहिए और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चाहिए. जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका टाइटल, लोकेशन, एक समरी, क्या ड्यूटीज़ उसको प्रोवाइड कर परफॉर्म करने हैं,
क्या मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स उसको यूज़ करने हैं, क्या मटेरियल्स फॉर्म से होगा, उसको कैसा सुपरविजन मिलेगा, वो मैनेजर है कि नहीं, कैसा वर्किंग कंडीशंस, क्या हैज़ार्ड्स है, हैज़ार्ड्स मतलब क्या डेंजर्स है उसके ऑक्यूपेशन में, वो सारा दिया रहता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन में रहेगा उसकी क्वालिटीज़, उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, जजमेंट, इनिशिएटिव, फिजिकल एफर्ट, physical skills, responsibility, communication skills, emotional characteristics, unusual sensory demands like sight, smell। मान ली कोई भी काम करने के लिए, मान लीजिए एक जौहरी काम कर रहा है, उसी का पूछा जाए तो क्या है, उसको ना डायमंड की पहचान होनी चाहिए, गोल्ड की पहचान होनी चाहिए। तो क्या एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो सारा आपका इसमें आता है। After job specification and the entire job analysis, we come to job design। अब जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब एनालिसिस के बाद जॉब डिज़ाइन आता है। जॉब एनालिसिस में आपने क्या किया, आपने एक काम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया, उसके लिए क्या नॉलेज, क्या स्किल, क्या काम करना, वो सारा चीज़ आपने देख लिया। जब आप देख लिए तो उसके बाद मान लीजिए कोई नया जॉब है या फिर कोई नया तरीके से, क्योंकि एक ही टाइप अब चेंज करता रहता है, तो क्या आप उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन इज एन, उसको आप बना सकते हैं, उसको इधर उधर कर सकते हैं कि मान लो कि ये नहीं ये करवाएंगे, ये नहीं ये करवाएंगे। तो एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि ताकि जितने भी कॉन्शियस एफर्ट किसके पार्ट पे, एक कॉन्शियस एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे, ताकि जितने भी टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कोई भी काम अचीव करने के लिए, वो इस तरह से बनाया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। कंफ्यूज नहीं करने का है, कंफ्यूज इसलिए नहीं करना है, पहले जॉब हो गया, जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, कोई काम हो गया, काम को एनालाइज कर रहे हैं। अब वो काम को जब एनालाइज कर लिए, एनालाइज करने के बाद आप सब चीज़ डिसाइड कर लिए, उसके बाद आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप, और हमने जैसे कहा, आप और एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, चेंजेस आर गोइंग अराउंड इन द एनवायरनमेंट, तो चेंज हो रहा है। जैसे अपनी पढ़ाई होती थी तो पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड पे होता था, फिर हम लोग का स्मार्ट बोर्ड आया, अभी ऐसा समय है कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑन यूट्यूब्स एंड वीडियोस, है ना। तो क्या है कि आपका तो ये नहीं है कि जॉब पूरा एनालिसिस किया हुआ है, थोड़ा सा जॉब डिज़ाइन उन्होंने चेंज कर दिया कि वी आर सपोज टू प्रोवाइड वीडियोस, ये सब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। वाई, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या, कि आपकी पढ़ाई कभी हैम्पर नहीं हो और आप लोग का एग्जाम्स वगैरह टाइम पे हो। जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वाई, सो दैट दे डू नॉट गेट अ ईयर बैक, राइट। 6 महीने 7 महीने पता नहीं कितने टाइम लगे तो पीछे नहीं चले जाए, तो उनकी क्लासेस हो रही हैं। थोड़ा सा क्या हुआ, टीचर्स को थोड़ा सा जॉब डिज़ाइन कर दिया। पहले टीचर्स का जॉब तो जॉब एनालिसिस है, थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया। अब जॉब डिज़ाइन क्या होता है कि वर्क अरेंजमेंट को या रीअरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से एम करते हैं ताकि हम लोग जो भी वी इट इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग और ओवरकमिंग जॉब डिससेटिस्फैक्शन, और जो एम्प्लॉय बार बार अगर एक ही काम कर रहा है वो सिर्फ बोर नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा जॉब आप रीडिज़ाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करता है, वो कोशिश ऐसी करता है कि वो लोग ना ज़्यादा बिना पैसे के, ठीक है, आप प्रमोशन प्रोवाइड करो दूसरी चीज़ हो गई, ज़्यादा बिना पैसे दिए वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वाले जो आदमी हैं उसका थोड़ा सा टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि अरे हम तो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, हम तो ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। एंड विद द मोर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वन गेट्स, तो वन फील्स लाइक यू हैव अ बेटर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जॉब डिज़ाइन हुआ। ठीक है, इसमें आपका जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज़ आता है। जॉब एनलार्जमेंट मतलब क्या, जॉब का स्कोप बना दिया। एनरिचमेंट क्या मतलब, उसको थोड़ा सा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बना दिया। जॉब रोटेशन का मतलब हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा, जहाँ पे उसका जो ओहदा है, उसकी जो पोस्ट है वो चेंज नहीं हो रही है, बस डिपार्टमेंट चेंज हो जा रहा है। तो क्या हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो वो खुश हो गया कि चलो थोड़ा सा कुछ नया मिल गया। जॉब सिंप्लीफिकेशन इज द वर्ड। सी HR इज ईजी, ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक इंग्लिश। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करना। कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स टास्क अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को तोड़े हुए ईजी टास्क अच्छे लगते हैं, राइट।
तो जॉब एनालिसिस जब आदमी कर रहा है तो क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग जॉब को दे रहे हो, साथ ही साथ आप पीरियोडिकली कंसिडर कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको रिवाइज करते जाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो है जब एक्सपैंड कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स आ रहे हैं या प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो वर्क यूनिट्स ऐसे बना रहे हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का उसका क्वालिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होता जाए। ठीक है, एवरी टाइम इट इज़ रिन्यूड, द जॉब इज़ रिन्यूड, कि इसको हल्का सा रीडिज़ाइन कर दे, थोड़ा टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर उधर कर दे, ताकि जो फ्रेश लगे, जो भी नया काम करने आए नए तरीके से नया और अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जॉब डिज़ाइन आता है, इट इज़ फॉर एफिशिएंसी, फॉर मोटिवेशन, फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, फॉर मेंटल कैपेसिटी, इसके लिए हम लोग जॉब डिज़ाइन करते हैं। सो वी हैव द सिचुएशंस, हम लोग जैसे बात कर लिए कि एक हो गया जॉब एनालिसिस, जब आप अच्छे से जॉब एनालिसिस कर रहे हो और जॉब डिज़ाइन हो रहा है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, वी हैव टू डील विद द चेंजेस, जब वो आदमी का मोनोटोनी ख़त्म करना है, तो हम लोग एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, उसके बाद जो जो है हम लोग जॉब डिज़ाइन करते हैं, ताकि उसका दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड परफॉर्मेंस इज़ बेटर। तो जॉब डिज़ाइन में क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द कंटेंट्स ऑफ द जॉब, क्या क्या कंटेंट होगा, क्या मेथड होगा जॉब करने का, और ऑलरेडी रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। जॉब एनालिसिस हेल्प्स टू डेवलप जॉब डिज़ाइन, एंड जॉब डिज़ाइन मैचेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब विद इन द ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। इसका मतलब क्या कि जॉब एनालिसिस से आपने डिटेल बनाया कि काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, काम करने के लिए आप थोड़ा सा टास्क वास्क डिज़ाइन कर दो इधर उधर, तो आपका जॉब डिज़ाइन हो गया। जॉब डिज़ाइन इसलिए आप कर रहे हो ताकि ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या है, मोटिवेशन है, सेटिस्फैक्शन है, ओवरकमिंग मोनोटोनी है, वो नीड फॉर अथॉरिटी है, वो सारा जो भी ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो सेटिस्फाई करें। अब देखिए, द 5 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स विच गाइड अस व्हाट इज रेलेवेंट टू जॉब डिज़ाइन डिसीजंस आर क्वालिटी। ठीक है, द क्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि द एबिलिटी ऑफ द स्टाफ टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी अफेक्टेड बाय जॉब डिज़ाइन। कि अगर आपका जॉब डिज़ाइन उससे से उसको थोड़ा सा काम को मॉडिफाई कर दे रहे हैं ताकि वो इनक्रेज हो रहे हैं, उनका मोरल हाई हो रहा है, वो मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्वालिटी बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, काम बेहतर होगा, स्पीड बढ़ेगा, ये सारे चीज़ होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारा चीज़ डिटोरिएट होगा, राइट। तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जॉब डिज़ाइन डिपेंड करता है। देन इज़ द स्पीड। कभी कभी क्या होता है, जॉब डिज़ाइन में स्पीड मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जॉब्स ऑफ इमरजेंसी सर्विस, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज पर्सनल आर ऑर्गेनाइज, रेंज ऑफ टास्क फॉर विच दे आर ट्रेन, द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव प्रोसीजर्स एंड ऑटोनॉमी फॉर विच दे हैव टू डिसाइड ऑन अप्रोप्रिएट एक्शन, सो ऑन, राइट। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी में कैसे टैकल करने का है, राइट। तो कैसे टैकल करना है, उसी हिसाब से आप उसका जॉब को डिज़ाइन करते हैं कि ये आदमी अगर इमरजेंसी, जैसे फायर ब्रिगेड हुआ, ठीक है, तो फायर ब्रिगेड में फायरमैन काम करते हैं। फायरमैन का ऑब्वियसली एक काम है, एक जगह जाना और वहाँ पे उसको फायर को बुझाना जहाँ भी फायर लगा है। अब अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको उसको डिज़ाइन करना है, तो आप इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले दूसरा टाइप का टेक्नोलॉजी था, फिर दूसरे टाइप के टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। अभी जैसे एक लेवल का बिल्डिंग बनता था, अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं। तो दैट क्वालिटी दैट द मैन शुड हैव, कि उसको ना ऊपर ऊंचाई से डर नहीं लगे, ही शुड बी एबल टू क्लाइम अप द स्टेयर्स, ही शुड बी फियरलेस। तो ये सब चीज़ जो है, और उसका स्पीड ज़्यादा हो, ये सब कभी डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। देन इज़ द डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी क्या चीज़ के लिए, सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे आपका पोस्टल सर्विसेज हो गया, या वर्क अरेंजमेंट हो गया, डिलीवरी का हो गया, मल्टी स्किलिंग हो गया, तो डिज़ाइन ऑफ द पोस्टल स्टाफ क्लोथिंग हो गया, ये सारा डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड आर्टिकल्स हो गए। ये डिपेंडेबिलिटी, आप डिपेंड कर रहे हैं जॉब डिज़ाइन पे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है या प्रोडक्ट है, उसमें जो चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो एडेप्टेबिलिटी और चेंजेबिलिटी, ठीक है, कि आप कितने हिसाब से नए प्रोडक्ट या जो भी नया चीज़ आ रहा है उससे कैसे आप अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो जॉब डिज़ाइन ऐसा बनता है कि जब भी एबिलिटी जो वो इट कैन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस टू चेंज द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को भी मल्टी स्केलिंग और मल्टी टास्किंग का काम आए तो वो कर सके। कभी कभी यही जॉब डिज़ाइन क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पे डिपेंड करता है। कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ द जॉब बढ़ता है। तो इससे होता है कि जॉब डिज़ाइन विल इन्फ्लुएंस टूवर्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स। कभी फिर उसका हेल्थ एंड सेफ्टी, कभी कभी जॉब ऐसा डिज़ाइन होता है
कि इट मस्ट नॉट एंटर इन डेंजर द वेल बींग्स ऑफ द पर्सन हु डज द जॉब, या फिर स्टाफ जो ऑपरेशंस में या कस्टमर्स जो भी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. देन क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ. Sometimes the design of the job should be such that it should take into account both the job security, interesting intrinsic interest, variety, opportunities और development, stress level, attitude जो person का perform करने का, ये सारा चीज़ affect करता है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर. एक जॉब जब आपका डिज़ाइन होता है कि वो एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करे या एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन हो या वो जॉब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, अगर जॉब अगर उसको वो कंपेलिंग या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो इट माइट लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन. तो जॉब जब डिससेटिस्फैक्शन होता है तो आपको दोबारा से जॉब रिडिज़ाइन करना पड़ता है. और जब रीडिज़ाइन करना पड़ता है तो क्या क्या चीज़ होता है जिसमें जॉब डिज़ाइन डिफेक्ट करता है. पहला है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में पहला आता है वर्क नेचर. वर्क नेचर मीनिंग क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या 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 काम हो रहा है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, ये सारा चीज़ देखा जाता है कि कैसे टाइप का काम कर रहे हैं. देन एग्रोनॉमिक्स. एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है क्या, फिजिकली एबिलिटीज़ या इंडिविजुअल ट्रेस एम्प्लॉय को लिया जा रहा है सो दैट इट इज़ इंश्योर्ड दैट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन. देन इज़ द वर्क फ्लो. वर्क फ्लो मतलब हो गया कि प्रोडक्ट एंड सर्विस टाइप जैसा भी हो रहा है वो कैसा ठीक से चल रहा है कि नहीं. Then is the organizational culture. If the organizational culture is good, then the person is satisfied, happy, motivated, organizational development, all that stuff. And if it is good, the person performs properly. लेकिन वो motivated नहीं है, खुश नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा. तो क्या होगा, आपको और अपने जॉब को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, उनकी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी डिवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयज़ या जो भी काम कर रहे हैं उनको काम करना अच्छा लगे. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जो जॉब डिज़ाइन में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. एनवायरमेंटल, द एनवायरमेंट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल में आपके आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, सारे इंटरनल. एक्सटर्नल में आपके आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो क्या है, आपको दोनों तरफ के एनवायरनमेंट देख के देन यू हैव टू डिसाइड कि आप जैसा जॉब डिज़ाइन करें. इसमें आता है एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब क्या, कि आपको किसी भी समय में कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल है काम करने के लिए. आपको जॉब चेंज करना है, ट्रांसफ़र करना है, प्रमोट करना है, जो भी करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है उसी को आप ट्रेन कर सकते हो या प्रमोट कर सकते हो, ट्रेन करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आ जाता है. देन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस. सी देयर इज अ definite level of illiteracy. And what is the important thing is, with growing age or with growing experience, people become very rigid to changes. राइट. तो जब वो रिजिडिटी आ जाती है ना कि नहीं, हम नया नई काम करेंगे, हम क्यों चेंज करें, अब वो छोटा होकर हमारा सीनियर कैसे हो गया, तो प्रॉब्लम होती है. तो ये सारे आपको कंसिडर करने हैं और उस हिसाब से जॉब डिज़ाइन करना है. सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ टुवर्ड्स रिटायरमेंट एंड इज़ वेरी रिजिड दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ डूइंग द बेस्ट व्हाट आई हैव डन. तो उसका क्या है ना कि आपको कोई नया मैनेजर आया जो उसका सीनियर है, ही इज़ वेरी रिलक्टेंट टू वर्क अंडर समबडी हु इज़ जूनियर टू हिम. तो आपको उस हिसाब से जो डिज़ाइन करना है उस हिसाब से उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, उसको कुछ सीनियर प्रोवाइड बना देना है थोड़ा सा, ताकि किसी के भी मन में डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहे. डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, मोरल हाई रहेगा, ऑब्वियसली काम अच्छा होगा. नेक्स्ट इज द बिहेवियरल फैक्टर्स. बिहेवियरल फैक्टर्स में आता है आपका क्या, ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी, फीडबैक. ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया, ऑटोनॉमी इज़ आपको जब एम्प्लॉयज़ को एक ओपन इन्वायरमेंट मिला रहा है जहाँ वो अपने मन से काम कर सके, एज इन उसको डर नहीं लगे कि अगर हम कर दिए तो हमारे सीनियर्स हमें डांटेंगे. नहीं, आप वो है कि उसको लगे कि वो अगर कुछ नया और बेहतरीन करने की कोशिश करता है तो इज़ अप्रिशिएटेड. तो क्या होता है ना, वो अपनी क्रिएटिविटी और ये इंडिपेंडेंस होता है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, वो खुश होता है. जितना आप उसको अकेले छोड़े से, या बच्चों को आप अकेले छोड़ दो पढ़ने के लिए, ठीक है, एट द बिगनिंग दे माइट डू सर्टेन मिस्टेक, बट एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न how to do the task, and if they're free and they have their creative skills increases, right?
देन प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना कि यू डोंट नीड कि आपको हमेशा रोज़ आके बोले कि अच्छा आप अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, नहीं वो नहीं है। लेकिन बेसिकली है कि आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप उनसे फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो कि भैया काम आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस में, जैसे कभी कभी आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं कि लगा रहता है एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, व्हाट इज इट, दिस इज प्रोवाइडिंग अ फीडबैक इन दैट द पर्सन इज डूइंग अ गुड जॉब, वेरी गुड, एंड वो आपका जॉब डिज़ाइन हेल्प करता है। जेन डाइवर्सिटी, एक जॉब में क्या होता है, अगर एक टाइप का काम लगातार करता रहे तो शुरू में 1-2 साल इज ओके बिकॉज यू आर गेटिंग मनी, यू आर हैप्पी, यू डूइंग सम जॉब, बट एट दिस आफ्टर सम टाइम यू इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड इरिटेटिंग। वो बहुत रिपीटेटिव जॉब जो होता है वो आदमी बोर हो जाता है, और वो मोनोटोनी किल्स ऑल द क्रिएटिविटी एंड ऑल द एफिशिएंसी ऑफ एन और प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपको क्या करना है कि आपको जॉब को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, जब जॉब डिज़ाइन करे ऑर्गेनाइजेशन। देन यूज़ ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़, अब जॉब ऐसे होना चाहिए कि वो सारे स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है वो सबको वो ये जितने भी एक एम्प्लॉय के पास देयर लॉट्स ऑफ स्किल्स। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपके पेंटिंग स्किल्स से आपके फुटबॉल खेलने के स्किल सबको दे टेक इनटू अकाउंट। फुटबॉल स्किल इज नॉट कि आप कितना अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, बट फुटबॉल स्किल इज कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं। आपका पेंटिंग स्किल नहीं है आपको इंस्टीट्यूट में पेंटिंग कराना, बट पेंटिंग स्किल इज आपकी क्या क्रिएटिविटी है। तो हर एक स्किल और जितना भी स्किल और उसका एबिलिटीज़ है उसका जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकें, ये आपका जॉब डिज़ाइन में आता है। नाउ वी नेक्स्ट वी कम टू व्हाट आर द मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन। तो इसमें आता है आपका जॉब, ये हमने पहले भी डिसाइड किया है, एक होता है जॉब एनरिचमेंट, रोटेशन, एनलार्जमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन। एनरिचमेंट मतलब क्या, कि आप उसके पैसे नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दे रहे हो, उसको एनरिच कर दे रहे। एनरिच क्या होता है, राइट, वॉट सपोज देर इज़ फूड वी ईट, सब्जी हम खा रहे हैं, तो एक सब्जी में आप थोड़ी सी घी डाल दो, उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं हुए लेकिन वो एनरिच हो गया, उसका स्मेल टेस्ट बढ़ गया, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो चेंज नहीं हुए, वही वो सब्जी तो वही सब्जी है, तो जॉब वही है, उसका इंग्रेडिएंट्स वही है, सब चीज़ वही है, बस आप उसका थोड़ा सा उसकी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बढ़ा दिए। जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन जैसे हमने बताया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आप भेज रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, पोस्ट वही है, बस क्योंकि एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही तरह के लोग बार बार है, थोड़ा सा बोर हो जा रहा है, तो उधर में जाके देयर इज अ रिलीफ फ्रॉम बोर्डम। देन जॉब एनलार्जमेंट इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ वर्क प्लस एडिशनल टास्क टू ऑब्टेन अ कंप्लीट यूनिट, कि एनलार्ज कर रहे हो, ठीक है, आप उसका बड़ा कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें और उसमें एक तो आपने वो काम को बढ़ा दिया प्लस कुछ एडिशनल टास्क भी दे दिए, राइट। और जॉब सिंप्लीफिकेशन इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटा छोटा काम में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसे काम एक बार हो नहीं पा रहा है तो वो बोर्डम में दीज बोर्डम्स में लीड टू एक्सीडेंट्स एंड मिस्टेक्स भी हो सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो उसको बढ़ा दे रहे हैं ताकि उनका काम आराम से हो सके। यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स, राइट, इज गिवन इज एज एन अटैचमेंट। एडवांटेजेस ऑफ जॉब रोटेशन क्या होता है, ये बोर्डम हटाता है, मोनोपोली हटाता है। देन ये आपका एक ब्रॉडन करता है वंस नॉलेज, ऑब्वियसली जॉब रोटेशन हो रही है, आप दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरों के बारे में जान रहे हो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जान रहे हैं, दूसरा काम करना जान रहे हैं। देन अवॉइडिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, मान लीजिए एक जगह कहीं पे काम कर रहा है तो वो सारे लूप होल जान जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, तो क्या होता है कि आप ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस आप चाहें तो ये जॉब रोटेशन के द्वारा बंद कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, कभी कभी ना कुछ लोग खुश होते हैं जहाँ हैं, वो लोगों को जॉब रोटेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि जहाँ हम काम करें भाई हमें काम करने दो, हमें डिस्टर्ब ना करो, वो मोनोटोनी में ही वो अपनी खुश हैं, तो ये जब इंटरप्शन होता है तो वो उनको इरिटेट करता है विच मे बी हार्मफुल। देन इट रिड्यूसेस द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्वालिटी, कभी कभी नया वर्क आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में काम चल रहा है और वो एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी ला ही रहा है, तो क्या होता है कभी कभी आप ले आते हो किसी नए आदमी को, तो यू माइट हैपन कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो क्या होता है इस प्रोसेस में उसकी क्वालिटी इफेक्ट कर जाती है, उस डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी इफेक्ट कर जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन मेंबर,
कभी कभी नए एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपके अगर जॉब रोटेशन हो जा रहा है, दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन के साथ जो होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और इट माइट बी ऑल फॉल्स, बट भी कभी कभी हरास भी हो सकते हैं लोग. देन व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? जॉब एनलार्जमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. ठीक है, क्या होता है कि जॉब एनलार्जमेंट में वेरियस एक्टिविटीज एट द सेम लेवल ऑफ, एक जिस लेवल पे है उसके पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, बस उस जॉब का स्कोप बढ़ा दे रहे हैं. उस जॉब में आप और सब्जेक्ट्स ऐड कर दे रहे हैं और उसमें आप वर्कलोड ऐड कर दे रहे हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट वर्टिकल एक्सपेंशन, इट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. उसका काम ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं. सपोज देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ मिस्टर ए इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव विद द कंपनी एंड करेंटली परफॉर्मिंग 3 एक्टिविटीज. ठीक है, अब जॉब एनलार्जमेंट के बाद 4 एक्टिविटी काम करने बोला, अब इसे 7 एक्टिविटी काम करने बोल रहा है. ये जॉब एनलार्जमेंट हो गया. ठीक है, तो हियरार्की में ऊपर नीचे वो कहीं नहीं गए, लेकिन क्या होता है, जॉब एनलार्जमेंट के कारण वो अपना जो उनका जो स्कोप है वो बढ़ गया. तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का मैक्सिमम स्किल यूज़ हो जाता है, कि पहले 3-4 काम करते थे, अब 7-7 काम करते हैं, कि वो आप उस लायक है तभी आपका काम करने दिया जा रहा है. राइट, तो आपका स्किल इनलार्ज हो जा रहा है. जॉब enlargement is also essential when the policy like VRS are implemented in the company. कभी कभी क्या होता है, जब कंपनी लॉस पे चल रहा होता है या फिर सरप्लस हो जाता है, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को देती है, तो उस समय एडवांटेजेस हो जाता है. तो जॉब एनलार्जमेंट का एडवांटेजेस क्या होता है कि वैरायटी ऑफ स्किल्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक एनलार्जमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है और ऑब्वियसली ही इज़ गुड, तभी उसे बहुत सारे काम करने दिए जा रहे हैं. एनी इज़ गुड और उसे बहुत सारे काम करने दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होएगा. देन इम्प्रूविंग अर्निंग कैपेसिटी. एक जॉब एनलार्जमेंट के कारण क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का होता है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है. जैसे क्या कि मान लीजिए वही उसी आदमी बस रहे हैं, ही वॉज परफॉर्मिंग 3 जॉब्स, 4 जॉब हुआ, 7 जॉब हुआ. 7 जॉब होने के बाद वो एक अपने जो एम्प्लॉयर है उसके साथ बार्गेन कर सकता है कि नहीं, अब मुझे इतने नहीं इतने पैसे चाहिए. या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो बोलता है, जब अगर जॉब स्विच करने की कोशिश करता है तो वो ये बोल सकता है कि अभी परफॉर्मिंग सो मेनी टास्क, ये जॉब प्रोफाइल जो आप बायोडेटा बनाते हैं, वो बायोडेटा आपका पूरा एनरिच हो जाता है. देन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारा काम करता है, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी बिल भी उसी तरह से, मतलब जो एज एन की अगर मान लीजिए 4 आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ा है, वो 7 काम करने के लिए अभी एक आदमी को 7 काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो है कंपनी का कॉस्ट भी रिड्यूस होता है. डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के बर्डन बढ़ा देता है. ठीक है, आप ज़्यादा इंसेंटिव्स भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आप उनसे काम कराए जा रहे हो, तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो ना अनरिकॉग्नाइज रह जाता है. अगर ये इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो अनरिकॉग्नाइज रह जाता है, उनको आप सैलरी भी नहीं दे रहे, इंसेंटिव भी नहीं देते, तो एम्प्लॉय में अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर यूनियन मेंबर्स में चला जाए तो फिर वो यूनियन मेंबर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है. यूनियन मेंबर्स ये बोल सकते हैं कि उनके लिए खड़े हो सकते हैं कि आप इसके पैसे बढ़ाओ, या वो भी बोल सकते हैं कि सबका काम तो अकेले करते जा रहे हो, बाकी लोगों की नौकरी आप खा जाओगे. तो ये यूनियन मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन हो सकता है. जॉब इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है? जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर्स आप दे रहे हो ताकि वो जॉब जो है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग, चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग बन रहा है. अब मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कि आप उन्हें ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो कि भैया तुम अपने मन से काम करो, या फिर आप पार्टिसिपेशन इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं आप पार्टिसिपेशन कीजिए और अच्छे से काम कीजिए, या फिर उनको फ्रीडम दे रहे हो कि आप मेथड आप कुछ भी आप सिलेक्ट करो, जैसे आपको मन करे आप काम करें, या फिर जिस जगह में आपको जाना है, इफ़ यू वांट टू गो टू इट सेम डिपार्टमेंट, सेम वर्क, यू वांट टू चेंज द प्लेस, आप दूसरी जगह जाके काम करना चाहते हो, तो ये दो, तो समबडी इज़ हैप्पी. देन वर्कर्स को वो सिलेक्ट करने का टूल्स प्रोवाइड करने का हेल्प करते हैं कि जो उनके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. देन अलाउइंग वर्कर्स टू डिसाइड द लेआउट ऑफ द प्लांट ऑफ द ऑफिस, क्या वर्कर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपका जितना ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेआउट या प्लांट जो भी है वो उसका हेल्प करते रहे. अब इसका एडवांटेजेस क्या हुआ? एडवांटेजेस ये हुआ कि कभी कभी ये इतना बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जॉब जो होता है ना, ये देखिए क्या होता है कि आदमी काम कर रहा है, मोनोटोनी से बोर हो चुका है, आप उसको चैलेंजिंग जॉब दे रहे हैं, कोई नया नहीं ना, न्यू ब्लड हैप्पी. देयर सम पीपल हु आर रेजिस्टेंट टू चेंजेस एज आई ऑलरेडी सेड, बट देयर सम पीपल हु वांट दिस,
who want the more responsibilities, who want more freedom, who want to do things their way. And if the things are provided their way, they are happy, they are motivated, they really do real good. तो वो जितने भी चैलेंजिंग जॉब जो होते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं. इससे क्या होता है, दूसरा चीज़ जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है एम्प्लॉय का, वो भी बढ़ता है. ठीक है, कि आप उसको फ्रीडम प्रोवाइड करो कि आप अपने मन से काम करो. देन आइडेंटिफाइज फ्यूचर मैनेजरियल कैलिबर. एक ऑर्गेनाइजेशन को जब आप डिसीजन लेने के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है. मान लीजिए वो कुछ डिसीजन ले रहा है जो एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो आप एक नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव मैनेजरियल कैंडिडेट को देख रहे हैं, उसका प्रमोशन का चांसेस बढ़ता है. तो उस आदमी को आप अगर परफॉर्मेंस करने का, उस परफॉर्म करने का मौका दीजिएगा, तब ना वो बढ़ेगा. तो आप जब जॉब एनरिच कर रहे हैं, तो आप उस एम्प्लॉय को मौका दे रहे हैं कि भैया आप परफॉर्म करो, जैसे मन करे परफॉर्म करो, बस काम करो, तुम्हारा जैसा करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइज हायर ऑर्डर नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज. द एम्प्लॉयज का जैसे हम जो द वेरियस नीड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ मोटिफिकेशन, हियरार्की ऑफ मोटिवेशन है. तो क्या है कि हायर लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या एस्टीम नीड्स जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का मीट होता है. एस्टीम नीड्स की जो उनका रिस्पेक्ट होता है कि हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमारा रिस्पेक्ट है, क्या हमारा ईगो है, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सब अचीव होता है. रिड्यूसेस वर्कलोड फॉर द सुपीरियर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी जो सुपीरियर्स हैं वो जो एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहे हैं, तो उनको अथॉरिटी भी दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रीडम दे रहे हैं, तो अथॉरिटी भी दे रहे हैं. तो जब अथॉरिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका तो थोड़ा सा वर्कलोड कम हो रहा है. राइट. नाउ द डिसएडवांटेजेस क्या है. डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़, मान लीजिए वो बहुत खुश हैं, फ्रीडम मिल रहा है सब, लेकिन फ्रीडम का वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं. उनके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी तो हो सकता है शायद बहुत अच्छे से क्लिक करे, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, गलत डिसीजन भी हो सकता है. एंड वन स्मॉल डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर मे कॉस्ट अ लॉस ऑफ करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज़. राइट. तो क्या होता है कि जनरली कभी कभी दिट माइट टर्न रॉन्ग. फिर इट होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ बहुत कभी कभी दे आर वेरी हैप्पी कि चलो हमको दे आर हैप्पी कि चलो हमको फ्रीडम मिला, लेकिन कभी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि वो लोग खुश नहीं हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग पे छोड़ दिया, अपने मैनेजर्स आराम से हो गए, अगर हमने गलत कर दिया तो हमारी नौकरी जाएगी. कभी कभी सुपीरियर्स को लगता है कि जूनियर्स हमारे सारे पावर्स ले रहे हैं, उनको ईगो प्रॉब्लम्स लगता है, भैया हमारा पावर्स ये लोग कैसे ले सकते हैं. कभी कभी होता है क्या कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, लेकिन वो लोग काम नहीं कर पाते, उसके लिए सूटेबल नहीं है काम करने के लिए. सम पीपल्स आर इंटरनली डिससेटिस्फाइड. ठीक है. वो लोग कुछ लोग होते हैं ना कि वो लोग ऐसे ही हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर दो ना वो खुश नहीं हो सकते. तो जॉब एनरिचमेंट देन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर सच टाइप ऑफ पीपल. तो क्या बोलता है कि जब आप जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे रखिए, देयर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच हेल्प इन टैकलिंग एंड मैनेजिंग द फॉलोइंग इश्यूज. कि वर्क ओवरलोड नहीं हो, वर्क अंडरलोड नहीं हो कि बहुत ज़्यादा काम या बहुत कम काम नहीं हो, रिपीटेटिवनेस नहीं हो ताकि वो एडवर्स इफेक्ट डाले प्रोडक्टिविटी पे, वर्क पीपल आइसोलेशन नहीं हो, मल्टीपल शिफ्ट्स में आदमी को काम नहीं करना पड़े, मैनेजिंग पेंडिंग फाइलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, जितना भी वैकेंसीज है कैसे उसको फाइल अप आप कर लें, किसी के एक्सेसिव वर्किंग आवर्स नहीं हो, और पूरा जॉब प्रोसेस आप अंडरस्टैंड करें. इसीलिए जॉब एनालिसिस ज़रूरी है. जॉब एनालिसिस हो जाता है तो प्रॉपर सब चीज़ पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से आदमी जॉब डिज़ाइन करता है. और जॉब डिज़ाइन करने के समय ये सारा चीज़ अपने ध्यान में रखता है, किसी को परेशानी नहीं हो. देर इज एट द एंड ऑफ द वट एवर हैपन्स द जॉब वन हैज़ टू डू, द एम्प्लॉय हैज़ टू कम, ही हैज़ टू वर्क, बट ही शुड बी हैप्पी, ही शुड बी मोटिवेटेड. ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए. Now they say that the job design and workplace design are interrelated concepts, as they both contribute to the keeping the physical requirements of a job reasonable. जॉब डिज़ाइन बेसिकली क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को करता है, मतलब कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करता है. ठीक है. और वर्क प्लेस डिज़ाइन जो होता है वो वर्क प्लेस फिजिकल सेटिंग, ठीक है, कि कैसा टेबल चेयर लगना चाहिए, वो चीज़ डिसाइड करता है. तो जॉब डिज़ाइन क्या है कि क्या काम करना है, और वर्क प्लेस डिज़ाइन का मतलब होता है क्या. दीज आर टू टर्म्स जिसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज लेकिन नहीं करने का. जॉब डिज़ाइन ये बोलता है क्या काम करना है उसको डिज़ाइन करता है, और वर्क प्लेस डिज़ाइन का जो फिजिकल सेटिंग्स होती है, टेबल चेयर बॉडी पोस्चर जो भी है,
वो सारा चीज़ इंक्लूड करता है. नाउ नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट हमने बताया कि उसके चैलेंजिंग टास्क आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़े. नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन जॉब एनरिचमेंट. तो जॉब एनरिचमेंट में वेरियस स्टेप्स होता है. पहला जॉब सिलेक्शन, कि आप सिलेक्ट करो वो जॉब्स को जिसको आपको एनरिच करना है. फिर आप जो एनरिच करने में क्या क्या आप चेंजेस डालोगे, आप वो सोचो. उसके बाद उस कंटेंट्स में क्या क्या फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आप सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ये सारा चीज़ क्या क्या होना चाहिए आप वो डिसाइड करें. उसके बाद क्या हो गया, फिर आप एम्प्लॉय की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको ट्रेन करें, उनको गाइड करें जहाँ भी नेसेसरी हो. क्योंकि एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो ये सोच के कि क्योंकि इफ़ जॉब एनरिचमेंट इज़ गुड, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस. तो अगर एम्प्लॉय प्रॉपर काउंसल्ड है, प्रॉपरली गाइडेड है, उसे अपना काम ठीक से पता है, तो शायद इट मे टर्न आउट टू बी अ बून फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. उसके बाद जॉब इंटीग्रेशन की, ये जॉब जो आपने नया जॉब ये डिज़ाइन किया है, ये जो इनरिच किया है, उसको डेली रूटीन में आप लाएं. दिस आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ जॉब इनरिचमेंट. उसके बाद आता है आपका टेक्निक्स ऑफ जॉब इनरिचमेंट. टेक्निक्स ऑफ जॉब इनरिचमेंट, मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए जॉब इनरिच करने के लिए. पहला वो नए टास्क को डाले, देन वो नेचुरल वर्क यूनिट को कराए. फिर एक एम्प्लॉय को बोले कि आप अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो, उसको फ्रीडम करो काम करने के लिए. देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन परफॉर्मेंस, उनको फीडबैक प्रोवाइड करो. देन द ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज़ को सेट करने में भी हेल्प करें. देन आप उन्हें न्यू, डिफ़िकल्ट, क्रिएटिव टास्क दें और ये बात समझाएं उस आदमी को कि जो वो टास्क कर रहे हैं वो किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. इट्स रियली हेल्पिंग देम आउट देयर, राइट. तो जॉब एनरिचमेंट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ द हर्सबर्ग टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी, जो बोलता है कि वर्कर्स जो होता है कि वर्कर्स काम करना चाहता है, उनको बस मोर वैरायटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी चाहिए. नाउ लास्ट टॉपिक इज द जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन, जैसे हम लोगों ने कहा था कि आप किसी भी जॉब को इवैल्यूएट करें इन द टर्म्स ऑफ इट्स वर्दीनेस, इन द टर्म्स ऑफ द मनी दैट इज टू बी पेड. जो अलग अलग ग्रेड पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसे आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये सारा चीज़ जॉब इवैल्यूएशन में आता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द वर्थ और वैल्यू ऑफ द जॉब्स इन द हियरार्की. ठीक है. तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि आप अलग अलग जितने भी जॉब्स हैं उसको एनालाइज कर चुके हैं, अब आप उसको इवैल्यूएट कीजिए इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रेड के एम्प्लॉय को क्या क्या पैसे या क्या क्या चीज़ उसे मिलना चाहिए. तो एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ जॉब्स. ठीक है, ताकि उनका वर्थ पता चल सके, ताकि हम एक बैलेंस वेज स्ट्रक्चर बना सकें. ठीक है. अभी वो बोलते हैं किम्बॉल एंड किम्बॉल देसे कि ये एक तरीका होता है टू डिटरमिन द रिलेटिव वर्थ एक दूसरे का. See, I repeat again, there are various grades of the job, grade A, B, C, D, जो हर एक ग्रेड पे आदमी काम करता है, हर एक जब ग्रेड पे लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को क्या रेन्यूमरेशन होना चाहिए, उन्हें कितने पैसे मिलने चाहिए, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, उनके इंसेंटिव्स, उनके बोनस, उनका बेसिक पे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके लिए जॉब इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है. नाउ वेंडल फ्रेंच कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द सेम थिंग. इट इज द सेम थिंग कि रिलेटिव वर्थ ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और जो रिलेटिव वर्थ होता है वो वेरियस फैक्टर्स आप कंसिडर करो, वेरियस वेरिएबल्स, जैसे उसके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके स्किल्स, उसका कैसा वर्किंग कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है. Now, job evaluation, it says finally, that is a process used to establish the relative worth of the persons in the hierarchy. ठीक है. अब वो रैंकिंग कैसे है, जॉब होल्डर से है, कैसा परफॉर्मेंस अप्रेजल करके कर रहे हैं. द प्रोसेस इग्नोर्स इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ द जॉब होल्डर्स. बस वो अपना जो आदमी का है उसको छोड़ देता है, दूसरा जन जॉब इवैल्यूएशन करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डेवलपिंग जॉब हियरार्की, ABCD ग्रेड जैसे बताया, और पे स्ट्रक्चर फिक्स करने के लिए. However, it must be remembered that job evaluation is about relationships and not absolutes. मतलब क्या कि relationships between grade A and grade B, relative worth हम कर रहे हैं.
ठीक है, उनके एब्सोल्यूट वर्थ हम नहीं देख रहे, और एक आदमी का, एक एम्प्लॉय का हम वर्थ नहीं देख रहे हैं, हम उस ग्रेड का वर्थ देख रहे हैं। अगर ग्रेड ए में, ग्रेड मान लीजिए ग्रेड 1 है, ग्रेड A1 में मिस्टर एक्स काम कर रहे हैं और ग्रेड 2 में मिस्टर वाई काम कर रहे हैं, तो हम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम वो जॉब ग्रेड 1 और जॉब ग्रेड 2 का रिलेटिव वर्थ देख रहे हैं। ठीक है, नाउ देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लेबर मार्केट कंडीशनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारे चीज़ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। जॉब इवैल्यूएशन कैन सर्टेनली प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड फ्रॉम विच मॉडिफिकेशंस कैन बी मेड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, चार्ट जो आपको बताया था, जॉब इवैल्यूएशन, एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, दिस इज स्मॉल डेफिनेशन, एक चार्ट मेरे को मिला था तो आई पुट इट हियर, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब जॉब इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है टू डिटरमिन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब। उसके बाद है, वेज डिफरेंशियल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वेज इनइक्वालिटीज़, हर एक मतलब क्या होता है, एक ही जॉब, एक ही ग्रेड में 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक को अलग अलग काम कर रहा है, तो वी डोंट हैव टू स्टडी वेज डिफरेंशियल्स हियर, लेकिन हर एक आदमी को अलग अलग काम कर रहा है, तो आप रिलेटिव वर्थ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो सबको। देन होता है कि वेजेस आर पेड फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ फॉर लाइक वर्क, जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से मिलते हैं। एक बेसिस बनाता है जहाँ पे आप इंसेंटिव्स और वेरियस डिफरेंट बोनस आप डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद एक यूजफुल रेफरेंस बनाता है जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस को आप ये कर सकते हैं। देन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड न्यूमरस अदर प्रॉब्लम्स। देन वो एक बेंचमार्क बनाता है करियर प्लानिंग का ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे 1 2 3 4 ग्रेड है, AIBCD ग्रेड है, तो आप ग्रेड C में हैं, देन आपकी प्रमोशन हो रही है तो आप ग्रेड B में जा रहे हैं, तो आपका कैसे ग्रेड A के हैं, तो आपको एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर रहा है, और आपको करियर प्लानिंग कि हम अभी ग्रेड F में ज्वाइन करें, मेरे को ग्रेड A में पहुंचने का है, तो ये करियर प्लानिंग आपका हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, कैसे होता है बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन? तो पहला आता है, एक प्रिलिमिनरी स्टेज होता है। प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारा डेटा वो लोग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद प्लानिंग स्टेज आता है। प्लानिंग स्टेज में वो लोग क्या करते हैं कि वो एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जो कि सारा जितने भी जॉब्स हैं उनका सारा वो लोग दे टेक अप द वेरियस वर्क विच इज़ डन बाय देम। आफ्टर दे गेट ऑल द वर्क विच इज़ डन बाय देम, उसको वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं। हाउ डू दे एनालाइज? बेस्ड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इंटरनल लोग भी इवैल्यूएट करते हैं और एक्सटर्नल बाहर के लोग भी इवैल्यूएट करते हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका जो बेंचमार्क जॉब जो होता है उसको चूज़ किया जाता है, उस हिसाब से प्लान किया जाता है, उसके हिसाब से ग्रेड किया जाता है, और हर एक रिलेटेड कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बेंचमार्क जॉब है कि उसको मतलब क्या मैनेजरियल स्किल ऐसा होना चाहिए, या क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, या काम ऐसा होना चाहिए, तो जो भी अंदर के लोग हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, वो लोग देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक जो जॉब हो रहा है उसका रिलेटिव वर्थ कितना है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन स्टेज में क्या होता है कि बाहर से मार्केट से रेट्स पता करते हैं कि उस समय में बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेड ABCD में उन लोगों को क्या वेज प्रोवाइड किया जाता है। देन इज़ द डिज़ाइन स्टेज। डिज़ाइन स्टेज में एक्चुअली सैलरी स्ट्रक्चर उन लोग का डिज़ाइन किया जाता है। देन इज़ द ग्रेडिंग स्टेज। अब वो सैलरी स्ट्रक्चर जैसा डिज़ाइन किया है उस हिसाब से उनको ग्रेड ABCD दिया जाता है। देन डेवलपिंग एंड द मेंटेनिंग स्टेज। एक बार ये डेवलप कर दिया स्टेज को, उसके बाद अभी आपका नया जॉब आता है, नया स्ट्रक्चर आता है, द सेम थिंग, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट। एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो पीरियोडिकली इसको रिवाइज करने का है, मॉनिटर करने का है और मेंटेन करने का है। राइट, नाउ देयर इज अ स्मॉल डायग्राम ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन हियर, यू कैन गो थ्रू इट वंस। यही है कि आप चूज स्कीम का एक स्कीम चूज करो, प्लान करो, एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, देन देयर इज अ डिजाइन स्ट्रक्चर, देन देयर इज ग्रेड जॉब्स, एंड देन यू डेवलप एंड मेंटेन। Now, what are the various advantages of job evaluation? Now, various advantages of job evaluations are, it is a logical structure, it is a logical process जो आपका या objective process होता है जो आपको salary structure decide करने में help करता है। दूसरा, वो आपको वेज डिफरेंशियल्स एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। वो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में वो कम होता है।
राइट। और अगर वेज स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम जो लड़ाई होती है या मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इज ड्यू टू द पेमेंट ऑफ वेजेस, कि इसको वेज ऐसा है, इसका बोनस ऐसा है। तो पहले से ही अगर सब डिसाइडेड है और काम अच्छे से चल रहा है और वो मेंटेन हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, तो देर इज़ नो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। देन इस जॉब इवैल्यूएशन से क्या होता है, वेज एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, एक लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करता है निगोशिएशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग का। देन अगर नया जॉब आ रहा है तो उनको ऑलरेडी, एक नए लोग आ रहे हैं तो उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पता है। अभी के मॉडर्न टाइम्स में मैकेनाइजेशन, परफॉर्मेंस डिपेंडेंस, ये सब चीज़ें मशीन पे डेवलपमेंट बहुत ये डेवलप है। तो जॉब इवैल्यूएशन से क्या होता है, एक रियलिस्टिक हम लोग एक बेसिस प्रोवाइड करता है वेजेस डिटरमिन करने के लिए। देन इट ऑल्सो सेज कि जॉब इवैल्यूएशन में जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो सिलेक्शन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन में भी हेल्प कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब इवैल्यूएशन रेट्स द वर्कर्स नॉट द जॉब्स, दिस आई हैव ऑलरेडी सेड, कि एक ग्रेड में आदमी अगर काम कर रहा है तो आप उस आदमी का नहीं आप वर्थ सेट करते, उनकी आप वैल्यू नहीं सेट करते, उस ग्रेड की सेट करते हैं, ग्रेड ए का सेट करते हैं कि उस वर्क, उसमें अगर आदमी काम करेगा तो उसको आप कितने पैसे दोगे, उस आदमी का वर्थ आप नहीं सेट करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज, फर्स्टली ये इवैल्यूएट कौन करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लोग। तो बेसिकली इसमें ह्यूमन एरर और सब्जेक्टिव जजमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है जिसके कारण आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। नाउ क्या होता है कि देर इज़ अ वेरिएशन बिटवीन द वेजेस फिक्स टू द जॉब इवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस। कभी कभी क्या होता है कि आपका जॉब इवैल्यूएशन जो होता है, जो हमने कहा, एक इंटरनल इवैल्यूएशन, एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है मार्केट फोर्सेस जो मार्केट में है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट वाले जो हैं शायद उससे कम आप जॉब अपने ग्रेस को डिसाइड करें। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोअर ग्रेड वाले लोग हैं, दे परफॉर्म मोर टास्क, एज इन लेबर वाइज दे परफॉर्म मोर टास्क, लेकिन उनको फिर भी पैसे कम मिलते हैं। ठीक है। तो ये एक आपस में प्रॉब्लम का एक रीज़न हो सकता है। देन जॉब इवैल्यूएशन इज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन। जब फर्स्ट टाइम जॉब इवैल्यूएशन होता है तो कभी कभी ना डाउट्स हो सकता है वर्कर्स के माइंड में कि नहीं भाई, हम लोग के साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये फिक्स करके हमारा हक तो नहीं ले रहे हैं। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए इसलिए जाना होता है। देन कब ये जो जॉब इवैल्यूएशन का मेथड है, इट इज़ लैकिंग साइंटिफिक बेसिस। ठीक है। इट इज़ जस्ट इट इज़ जस्ट ऑफन लुक अपॉन अ सस्पिशियस बाय द एफिकेसी ऑफ मेथड्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। देन जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज इट्स सोशलाइजिंग, बहुत टेक्निकल पर्सनल को लेना जाता है और ये कॉस्टली भी होता है। देन इट सेज दैट कि जॉब इवैल्यूएशन, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, कि मैनेजरियल जॉब को आप ज़्यादा वर्ड दे रहे हैं और स्किल ओरिएंटेड जॉब को आप कम वर्ड दे रहे हैं। मतलब एज इन कि जो मैनेजरियल मोर क्वालिफाइड पीपल आर गेटिंग मोर पेड मोर, एंड दैट पर्सन हु इज़ लाइक वर्किंग कंटिन्यूसली जो काम किए चले जा रहे हैं वाया हैंड ही सही, लेकिन जो लो ग्रेड पे आप उसने कब पैसे दे रहे हैं। ठीक है। तो क्वान्टिटेटिव टर्म्स में आपस में प्रॉब्लम्स हो सकता है। Now given the job conditions, working conditions, it is not always very easy कि उसका it is subjective evaluation, so it cannot be very easy, right? Then job evaluation, it leads to frequent and substantial changes in wage and salary structures, which in turn creates financial burden on organization. क्या होता है कि चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या चेंजेस हो रहे हैं, तो कभी कभी ना बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बोनस वगैरह जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंशियल बर्डन भी डाल सकता है। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? पहला है रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड। तो रैंकिंग और ग्रेडिंग में मेथड में क्या होता है, कोई भी जॉब को उनके डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक कमेटी बनाई जाती है जिसको ऑफ एक्सपर्ट्स, जिनको रेटर्स कहते हैं। ठीक है। तो रेटर्स क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंटल लेवल पे हर एक जॉब को वो रेट करते हैं, 1 2 3 4 जो भी उनका होता है ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। वो उसको स्टडी करते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जो भी है उनका वो उसको एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद वो ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फैक्टर और वे इन मनी कंपैरिजन। इसमें क्या होता है कि
द कॉमन की एलिमेंट ऑफ डिफरेंट जॉब्स आर सिलेक्टेड। कोई भी जॉब है उसका एक कॉमन की, एक कॉमन चीज़ सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उस कॉमन चीज़ को सपोज एंड उसको एक मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है। ये मॉनेटरी वैल्यू जब उन्हें दिया जाता है उसके बाद आप इंडिविजुअल जॉब्स को देखते हैं और उस जॉब्स को फिर देखते हैं कि आप रैंकिंग वाले देखते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसका ज़्यादा वेटेज होता है उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट रैंकिंग मेथड। पॉइंट रैंकिंग मेथड में क्या होता है, द जॉब इज अप्रेज्ड सेपरेटली। हर एक जॉब को अलग अलग दिया जाता है, देखा जाता है बेस्ड अपॉन स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस, और सबको कंबाइन करके एक उनको पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज ये है, जैसे पहले दोनों में क्या था, वो लोग अपने मन से दे रहे थे। इसमें एडवांटेज ये है कि एक एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है। ये आपका क्वांटिटेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है फॉर वैल्यूलाइजेशन, वैल्यूएशन ऑफ आर स्टैंडर्डाइज एंड कोडिफाइड एंड यूजर मैनुअल, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैनुअल है इसलिए रेटिंग में भी में चेंज में डिफर। सो द वेरी समरी ऑफ हियर इज, इसमें प्रोसीजर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया जा रहा है रैंकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट मेथड का। रैंकिंग मेथड ने बोलता है क्या है, रैंक ऑर्डर प्रोवाइड करता है जॉब्स के लिए, सबसे इजी है, सिंपल है। डिसएडवांटेज है कि ये बहुत रिलायबल नहीं है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्री डिफाइंड ग्रेड होते हैं, उसमें आप डाल देते हैं। सिंपल है, ईजी है, लेकिन ये ओवरलैप कर सकता है एक दूसरे में। पॉइंट फैक्टर क्या है, इट रिड्यूसेस द सब फैक्टर्स। जैसे मतलब उनका क्या होता है, उनके स्किल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उनके स्किल, उनके एफर्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी वर्किंग कंडीशंस को सब को क्लासीफाई किया जाता है और फिर मोर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी कभी लोग ज़्यादा डिसएग्री करते हैं। नाउ कंप्यूटर असिस्टेड जॉब एवेल्यूएशन, अभी क्या होता है, हम लोग ना इस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर जॉब एनालिस्ट टू डू दिस जॉब। नाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटर टू डू जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो देयर आर मेनी स्कीम्स जिसमें आता है, जिसमें जाता है कंप्यूटर। फर्स्ट इज जॉब एनालिसिस बेस्ड स्कीम्स such as offered by link consultants, in which the job analysis data is either entered directly to the computer or transferred it from the paper questionnaire. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अप्लाई किया जाता है, एक प्री डिटर्मिन्ड रूल रहता है, एक एल्गोरिदम या एक प्रोग्राम बना रहता है जहाँ पे सारा डेटा आपने प्रोवाइड कर दिया कि क्या काम हो रहा है, क्या स्किल हो रहा है, जो भी। तो ऑर्गेनाइजेशन का इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड को वो स्कोर्स में कन्वर्ट कर देता है और वो एल्गोरिदम जब होता है तो वो अपना जजमेंट जो है वो उनको दे देता है और एक ओवरऑल स्कोर बना देता है, ठीक है। इससे क्या बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर में प्री डेटर, जैसे एक्सपर्ट पहले वाले में क्या था कि देयर वर पीपल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है, जो अपना जो अपॉइंट कर जो अपना ओपिनियन देते थे एंड विच यूज टू डिफर। कंप्यूटर में क्या है, एक प्री डिटरमिन्ड एल्गोरिदम या एक प्री डिटरमिन्ड एक मेथड रहेगा, उसी बेसिस पे आदमी काम करेगा, ठीक है। तो वो उसमें सारा डेटा फीड कर दिया और जो फीड कर दिया उस हिसाब से उन्होंने हर एक का रिलेटिव फैक्टर निकाल लिया। दूसरा है कि इंटरैक्टिव स्क्रीन प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर सच एज डेवलप्ड बाय पायलट यूके गॉज। इसमें क्या होता है, द जॉब होल्डर एंड हिज और हर मैनेजर sit in front of the PC and are presented with a series of logically interrelated questions forming a question tree, ठीक है। उसके बाद जो आंसर्स देते हैं वो लोग, उसके बाद जो आंसर्स देते हैं उस पे हिसाब से एक कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन फैक्टर्स होता है जो उसको टोटल स्कोर देने में हेल्प करता है, राइट। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया कंप्यूटर प्रोवाइड करने, कंप्यूटर से करने का यूज़ यही है कि आपको सैम्पलिंग करके ज़रूरत नहीं आप होता है, एक एक्सटेंसिव डेटाबेस आप बना सकते हैं फॉर सॉर्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड इनपुट एंड इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम आउटपुट्स, राइट। So this method speeds up the job evaluation process once the initial design is complete. So what we have studied in this chapter is we go for job analysis. Job analysis से job description and job specification आता है। फिर आप job design करते हैं। जॉब डिज़ाइन ऐसे करते हैं ताकि उनको मोनिटरी नहीं हो, इंटरेस्टिंग हो, काम अच्छे से हो। जब आप जॉब डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद आप जॉब इवैल्यूएट करते हैं। जॉब इवैल्यूएट करके आप ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। आप एम्प्लॉयज़ का, हम आई रिपीट अगेन, आप एम्प्लॉयज़ का एब्सोल्यूट वर्थ नहीं, आप उस स्केल का, उस ग्रेड का आप वर्थ उसको एसेस करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं इवैल्यूएशन करने के, जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहाँ अलग होता है, जहाँ कंप्यूटर बेस्ड होता है वहाँ अलग होता है। कंप्यूटर बेस्ड इज़ मच फास्टर
और ज़्यादा डेटा लोगों को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा लोग उसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं. So that is all for job analysis, job design and job evaluation. I hope you understood the chapter. Stay safe, stay home, follow the guidelines given by the government, and happy learning. Thank you.